Good morning, students. In previous lecture, we have discussed this topic business ethics and then ethics versus law, elements of business ethics. Previous topic हमारा business and environment protection रह गया था. उससे पहले टॉपिक हमारा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, जिसमें आपने डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, ये हमने देखा था. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन था, ये टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक है, नॉट वेरी सो मच इम्पॉर्टेंट. ये हमारा टॉपिक रह गया था. तो in today's class we will discuss this topic, business and environment protection. business and environment protection ये कहता है कि जिस तरह से बिजनेस अर्निंग प्रॉफिट अर्निंग जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस करता है, उसी तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर फोकस करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारी जो भी कंपनी है या बिज़नेस है उसके ऑल अराउंड इन्वायरमेंट हमारा प्रोटेक्ट रहे, वो हमारा इन्वायरमेंट पलूट ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए. आजकल की टुडेज़ वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि बिज़नेस का साइज़ चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, इंडस्ट्रीज़ हो स्मॉल हो या लार्ज हो, उनकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पलूट हो रहा है. आप सबको पता है कि जो लार्ज स्केल की बिज़नेस या स्मॉल स्केल की बिज़नेस या इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनसे जो केमिकल्स या जो भी वेस्ट निकलते हैं उससे हमारा इन्वायरमेंट पलूट हो रहा है. हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ या बहुत सारे मेजर्स हैं जिनकी हेल्प से ये पॉल्यूशन को कहीं हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. बट द बिजनेसमैन आर नॉट फॉलोड दीज पॉलिसीज़, दे फॉरगेट अबाउट द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. तो हमको सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी ड्यूटी है कि जिस इन्वायरमेंट में हम हैं, मीन्स हमारा बिज़नेस है, हमारा कंपनी है, हमारी इंडस्ट्री है, उसको हमें पलूट होने से कंट्रोल करना है. पॉल्यूशन हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसको रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं. तो अब इस टॉपिक में टोटल आपका है पॉल्यूशन से रिलेटेड कि व्हाट इज़ द पॉल्यूशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशन एंड हाउ द बिजनेसमैन कैन कंट्रोल द पॉल्यूशन अराउंड देयर सोसाइटी एंड कम्युनिटी. ओके, so the next topic is causes of environmental pollution. मीन्स हमारा जो environment pollute हो रहा है उसके causes क्या क्या हैं. causes अगर हम देखें, here it is written that pollution can be defined as the injection of harmful substances into the environment. Since independence, a large number of small and medium scale industries have been set up in cities and towns. As a result, environmental pollution has become a major problem. Pollution की definition यहाँ दी गई है and you all know what is meaning of pollution. तो इसको बहुत ज़्यादा लिखने की या ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. pollution की definition आप अपने खुद के own view, अपनी खुद के own उससे लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि pollution क्या होता है. जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस या केमिकल सब्सटेंस हमारे इन्वायरमेंट में डेली यूज़ के हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है और उससे डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं पॉल्यूशन. यार इट इज़ रिटन द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द इन्वायरमेंट. तो हम तो ये कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट डिफिनेशन है. क्यों? हार्मफुल सब्सटेंसेस प्लस उससे होने वाले डिजीज़, वो है हमारा पॉल्यूशन. सिर्फ हार्मफुल सब्सटेंस जब हमारे इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो जाते हैं, इट इज़ नॉट द पॉल्यूशन. पॉल्यूशन मीन्स कि हार्मफुल सब्सटेंस या ऐसे कोई सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो,
वो जब इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो जाते हैं और उससे डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, दैट्स कॉल्ड द पोल्यूशन। आजकल के टाइम पे अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमारी जो हेवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, केमिकल मेकिंग या केमिकल रिएक्शन वाली जो इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ या बिज़नेस होते हैं, वो अर्बन एरिया मीन्स सिटी एरिया में भी और रूरल एरिया मीन्स विलेज एरिया, ज़्यादातर तो आप ये देखेंगे कि रूरल एरिया में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो केमिकल कर रही हैं या प्रोडक्शन का जो एरिया होता है इंडस्ट्री, वो हमारे रूरल एरिया में आउटसाइड द सिटी एरिया होता है। तो क्या होता है, वो एरिया जिस एरिया में इंडस्ट्रीज़ की हैवी मशीन्स सिचुएटेड होंगी, केमिकल वाला वर्क होगा, उससे क्या होगा, वो एरिया हमारा पॉल्यूट हो जाएगा। और इसी वजह से हमारा एरिया जब वो मशीन्स या जो भी केमिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एयर में, वाटर में इंक्लूड होते हैं, तो उन्हीं से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। इन्वायरमेंट हमारा 3 वजह से या 3 कॉजेज़ जो अभी हमने ऊपर पढ़े हेडिंग कॉजेज़ ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसके मेन 3 कॉजेज़ हैं। लेट्स सी, फर्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन, सेकेंड इज़ वाटर पोल्यूशन, थर्ड वन इज़ लैंड पोल्यूशन। अब देखिए, बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होके कि यहाँ पर कॉजेज़ के बजाय टाइप्स पूछ रहा है, तो आपको टाइप्स नहीं लिखना है, आपको उन पोल्यूशन की कॉजेज़ लिखना है जिनके जो पोल्यूशन हमारे बिजनेस, हमारे कंपनी या हमारे इंडस्ट्रीज़ के थ्रू होते हैं। ऐसे तो टाइप्स हमारे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन है ना, तो नॉइज़ पोल्यूशन भी इंक्लूड होता है, लेकिन आप यहाँ नॉइज़ पोल्यूशन इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं पोल्यूशन, उन्हीं कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन को इंक्लूड करेंगे, उन्हीं टाइप्स को इंक्लूड करेंगे जो आपके बिजनेस के थ्रू होती है। नॉइज़ पोल्यूशन को यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बहुत सारी कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के साथ साथ नॉइज़ पोल्यूशन भी इंक्लूड करते हैं। दैट विल बी रॉन्ग। नॉइज़ पोल्यूशन हमारा बिजनेस, कंपनी या इंडस्ट्री के थ्रू नहीं होता है, वो व्हीकल्स में इंक्लूड होगा, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, इंडस्ट्री और एनी कंपनी। ओनली यू हैव टू गिव these 3 pollution, एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन आप इंक्लूड मत करिएगा, ये और आंसर विल बी रॉन्ग। तो द फर्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, ये सबको पता है। नाउ लेट्स सी, एयर पोल्यूशन refers to injection of harmful substances in the atmosphere which results in lowering the quality of air we breathe in। एयर पोल्यूशन क्या होता है, जब हार्मफुल सब्सटेंस या ऐसा कोई सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ऐसा कोई रिएक्शन, ऐसी कोई एक्टिविटी जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, वो हार्मफुल सब्सटेंस जब हमारे एयर में इंक्लूड हो जाता है और उसी इन पोल्यूटेड एयर को जब हम ब्रीथ करते हैं, तो वो क्या है, वो एयर पोल्यूशन है। एयर में हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्लूड हैं और हम सब लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एयर के थ्रू। तो एयर जब हमारे लंग्स में जाएगी, पोल्यूटेड एयर, तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन के थ्रू हमें क्या हो रही है, डिजीज़ हो रही है। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड एज इट हैज़ क्रिएटेड अ होल इन द ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। Smoke, chemicals emitted by factories and smoke emitted by vehicles are the main causes of air pollution। कह रहे हैं कि आजकल पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है या हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं जिनके थ्रू हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन मीन्स लंग्स, लंग्स के थ्रू हम सांस लेते हैं, तो जब पोल्यूटेड एयर हमारे लंग्स में जाएगी या पोल्यूटेड एयर हमारे ओजोन लेयर पे जाएगी, तो क्या होगा, वो वीक होगी, लंग्स हमारे वीक हो जाएंगे। टाइम से पहले हमें डिजीज़, जो एज है उससे पहले ही हमारे डिजीज़ हमारे बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डैमेज कर देंगे। तो ये वजह होती है, ये है सबसे मेन कॉज एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, लाइक स्मोकिंग इन द
एयर में जब आप स्मोक करते हैं, या केमिकल रिएक्शंस या केमिकल्स जो फैक्ट्रीज़ या हमारे इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, उनका जो स्मोक है, केमिकल्स का जो स्मोक है, वो जाकर एयर में जब इंक्लूड हो जाता है तो एयर गेट्स polluted and we breathe that polluted air, so our lungs will be destroyed or will be damaged. Okay, so this is the air pollution. Next is water pollution. Water pollution refers to the dumping of chemical and other waste in rivers, lakes, etc. Generally, the factories located near the rivers, streams dump their waste into rivers, lakes, streams, etc., thereby causing pollution of water. कह रहे हैं वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? वाटर पोल्यूशन जब इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ से जो केमिकल्स या वेस्ट वगैरह होते हैं, वो आसपास के जो भी लेक्स या रिवर्स होते हैं, वो अपने केमिकल्स उसी वाटर में, उसी लेक, उसी रिवर में डंप कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, जिस रिवर में या जिस लेक में वो अपना वेस्ट, अपने केमिकल्स को डंप कर रहे हैं, वो रिवर, वो लेक का जो पानी है, वाटर है, वो पल्यूट हो जाएगा. और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हम उस इनडायरेक्टली हम उसी रिवर का वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं. तो हमारे बॉडी में वाटर कैसा जा रहा है? पल्यूटेड वाटर. लंग्स में कैसी एयर जा रही है? पल्यूटेड एयर. ठीक है, तो इसी को कहते हैं वाटर पोल्यूशन. कह रहे हैं जनरली फैक्ट्रीज़ जो किसी न किसी रिवर या किसी न किसी लेक के आसपास होती हैं, वो अपना वेस्ट, अपने केमिकल्स को डंप करती हैं उसी आसपास के रिवर्स में या लेक्स में. इससे होता है वाटर पोल्यूशन. ठीक, तो इसमें कोई ख़ास बात समझने की नहीं है. इससे पहले भी आप क्लासेस में पढ़ चुके होंगे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेज़. तो वही चीज़ें, उसी को बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. कोई नई बात नहीं है, ये सबको पता है कि क्या होता है पोल्यूशन, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं. बस हमने उसी कॉजेज़ को बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ लैंड पोल्यूशन. Third one is land pollution. Land pollution refers to dumping of toxic waste in the land which affects the fertility of land and makes it unfit for agriculture. कह रहे हैं कि लैंड पोल्यूशन क्या होता है? जब केमिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस या कोई टॉक्सिक वेस्ट को लैंड पे डंप कर दिया जाता है. जैसे अक्सर आपने देखा होगा, एक ही पर्टिकुलर लैंड पे जब हम रेगुलर वेस्ट को, केमिकल्स को, गार्बेज को डंप करते रहें, तो उसका क्या होता है? लैंड की फर्टिलिटी एकदम ख़त्म हो जाती है और लैंड उसके बाद फर्दर एग्रीकल्चर के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते. तो वही बोल रहे हैं कि इट विच अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ लैंड एंड मेक्स इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर. जब बार बार एक ही ज़मीन पे आप वेस्ट को, केमिकल्स को, गार्बेज को डंप करते रहेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा? लैंड की जो फर्टिलिटी है, जिसको उपजाऊ जिसे बोलते हैं, वो क्या होगी? वो ख़त्म हो जाएगी और फिर उस लैंड को हम एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते. उस पर कोई भी चीज़ फिर हम फर्दर नहीं प्रोडक्शन कर सकते. तो ये है लैंड पोल्यूशन. देयर आर 2 aspects ऑफ लैंड पोल्यूशन. 2 aspects इसके होते हैं. One is how to improve the quality of land which is already damaged, and second is how to check further contamination of land. इसके 2 aspects होते हैं लैंड पोल्यूशन के. सबसे पहले ये कि हमें ये पता करना होगा या ये जानना होगा कि जो लैंड अब डैमेज हो चुकी है, जो लैंड ऑलरेडी डैमेज है, इसकी क्वालिटी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. मीन्स जिस लैंड पे रेगुलर केमिकल्स, वेस्ट, गार्बेज डंप किया जाता हो, तो उसको हम कैसे, उस लैंड की क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसकी हम फर्टिलिटी को और इंक्रीज़ कर सकते हैं. और दूसरा ये कि कंटामिनेशन ऑफ लैंड की जो चीज़ डैमेज हो चुकी है, मीन्स जो फर्टिलिटी की अगर हम यहाँ बात करें,
तो फर्टिलिटी जो डैमेज हो चुकी है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या कितनी ख़राब हुई है, कितनी बाकी है, इस चीज़ को चेक करना। ये दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं लैंड में। पहला ये कि जो लैंड ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है उसको हम वापस से उसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और दूसरा ये चेक करना कि जो लैंड डैमेज है तो उसमें हम कैसे पता करें कि कितनी फर्टिलिटी उसमें बाकी रह गई है और कितनी अब जा चुकी है, इस चीज़ को चेक करना। यही होता है हमारा लैंड पोल्यूशन। In order to check in order to check land pollution, methods of solid waste disposal are used. The combustible waste are now separated and are used as fuel in industrial boilers. कह रहे हैं इसको चेक करने के लिए हम सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा कि लैंड पे कोई चीज़ डंप करने से पहले अलग अलग आपको डस्टबिन्स मिलते हैं, ब्लू एंड ग्रीन, मीन्स बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग। क्यों किया जाता है इसे? इसलिए कि लैंड की फर्टिलिटी, लोग लैंड पे वेस्ट डंप ना करके उस डस्टबिन में फेंकें, पहली बात। और दूसरी वजह ये है कि जो बायोडिग्रेडेबल है उसको हम रीयूज़ फर्दर कर सकते हैं। लाइक प्लास्टिक्स है या पेपर हैं, उसको हम डिग्रेड करके फिर फर्दर हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरी चीज़ को बनाने में। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम उसका फर्दर सेकेंड यूज़ नहीं कर सकते। तो ये होते हैं आपके पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेज़ एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। ये जो पोल्यूशंस अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए, इनको कंट्रोल करने की क्या वजह, क्यों हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, या क्यों एक बिजनेसमैन को पोल्यूशन को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। देखिए, ऐसे तो अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है इसको हमें क्यों कंट्रोल करना चाहिए, तो बहुत सारी वजह आप लिख सकते हैं अपने खुद के पॉइंट्स में। और एग्ज़ाम में अगर ना समझ में आए, हेडिंग याद ना आए, तो एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन पॉइंट्स को लिखिएगा कि आपकी तरफ से अगर वेस्ट हुआ है, आपकी तरफ से इन्वायरमेंट पॉल्यूट हुआ है, तो क्यों पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं अगर याद ना रहे तो, और नहीं तो ये ऑलरेडी आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन दिस फर्स्ट पॉइंट इज़ टू इंश्योर सेफ्टी। टू इंश्योर सेफ्टी में ये कह रहे हैं कि आपकी खुद की सेफ्टी के लिए पोल्यूशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब यहाँ सेफ्टी क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि स्पेशली इवनिंग टाइम में, इवनिंग या जो नाइट वाला जो टाइम होता है हमारा, जब आप आउटसाइड एरिया में निकलिए तो देखिए कि एयर जो होती है या बाहर दूर का जो एरिया होता है, डिस्टेंस पे जो एरिया होता है, वो थोड़ा सा स्मोकी लगता है, फॉगी टाइप लगता है। एक्चुअल फॉग नहीं होता है, ना स्मोक होता है, लेकिन आपको एरिया स्मोकी या फॉगी जैसा लगता है। क्यों लगता है? एयर फ्रेश क्यों नहीं रहती है? क्यों? क्योंकि एयर गेट्स पोल्यूटेड। एयर में हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्लूड हो गए हैं, एयर पोल्यूट हो चुकी है, इस वजह से आपको जो डिस्टेंस पे एरिया रहता है वो एरिया आपको स्मोकी या हल्का सा फॉगी लगता है। सेम विद द वाटर। आप रास्ते में जा रहे हैं, लैंड पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते पे अगर कोई गार्बेज या कोई भी वेस्ट डंप किया हुआ है तो उसकी वजह से, जो डंप है उसकी वजह से हमको रोड प्रॉपर नहीं दिख रही है, हमको रास्ता प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। अक्सर जब स्मोकी एरिया दिखता है तो भी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे उसमें जहाँ पर पोल्यूशन की वजह से हमारे खुद की सेफ्टी, हमारे खुद की हेल्थ एक डैमेज या डिस्ट्रॉय होने के चांसेस या एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उससे कंट्रोल होने के लिए, उससे बचने के लिए हमको पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। अगर इन पोल्यूशन को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वी विल गेट एक्सीडेंट हो जाएंगे, रोड प्रॉपर नहीं दिखेंगी,
डिस्टेंस पे अगर कोई चीज़ होगी या व्हीकल होगा तो स्मोकी या एयर पोल्यूट होने की वजह से हमको प्रॉपरली नहीं दिखेगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस 90% तक इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसलिए हमको अपनी सेफ्टी के लिए पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक लॉसेस। इकोनॉमिक लॉस मीन्स लॉस ऑफ मनी और लॉस ऑफ इनकम। इकोनॉमिक लॉसेस हमारे मनी का लॉस होगा या अर्निंग या इनकम में लॉस होगा तो हम उसको इकोनॉमिक लॉस कहेंगे। अब आप सोचेंगे कि पोल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक लॉसेस कैसे हो जाते हैं। जब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन, इनकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा। बिल्डिंग्स, देखिए आपने देखा होगा एयर आजकल की इतनी पोल्यूटेड एयर हो गई है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऑफिसेस या मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी जो बिल्डिंग की अपर लेयर होती है वो धीरे धीरे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। वाटर हमारा पोल्यूट है तो वाटर की साइड पे जो भी मॉन्यूमेंट्स या ऑफिसेस बने हैं वो उनकी जो दीवारें हैं या बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। लैंड पोल्यूशन की वजह से हमारी जो लैंड की फर्टिलिटी है वो हमारी एकदम से ख़त्म होती जा रही, फर्टिलिटी उसकी रिड्यूस होती जा रही है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? पोल्यूशन की वजह से। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल की बात करें तो आप सबको पता है कहीं ना कहीं ताजमहल जो मॉन्यूमेंट है तो उस मॉन्यूमेंट की बिल्डिंग की जो अपर लेयर है वो ब्लैक और ग्रीन होती जा रही है। किस वजह से? आसपास, पहली बात तो दो वजह हैं इसकी। जो आसपास की इंडस्ट्रीज़, ताजमहल के आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हाई नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड होती जा रही हैं। जहाँ कहीं पहले 5 या 6 इंडस्ट्रीज़ होती थी, अब वहाँ मंथ वाइज, ईयर वाइज वहाँ नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब जब नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ होंगे तो उस इंडस्ट्रीज़ से निकलता हुआ जो वेस्ट है, जो एयर में केमिकल्स हैं, वेस्ट हैं, वो और इंक्रीज़ हो जाएंगे। यही वजह है कि ताजमहल की जो अपर लेयर है बिल्डिंग की वो ग्रीन और ब्लैक होती जा रही है ड्यू टू द एयर पोल्यूशन, ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे सिचुएटेड है। तो उस यमुना रिवर का जो वाटर है वो भी पोल्यूट है और एयर जो है वो भी पोल्यूट है। तो दोनों तरीके से ये जो ताजमहल की बिल्डिंग है वो उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, पोल्यूशन। तो किसकी वजह से हो रहा है? ये पोल्यूशन की वजह से ही हो रहा है। बिल्डिंग्स जो ब्लैक हो रही हैं वाटर की वजह से, हमारी जो ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो हमारी ख़राब होती जा रही है और जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। इस लॉस को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरत है कि पोल्यूशन को हम कंट्रोल करें। नेक्स्ट इज़ टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी में आप ये लिख सकते हैं कि पोल्यूशन की वजह से जो हमारी नेचर है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो हमारा नेचर है, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, लैंड, these all get polluted due to the pollution, due to the various pollutions like air, water and land. तो इनकी वजह से हमारे जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उन वो पलूट होते जा रहे हैं। तो अपने हमें नेचुरल रिसोर्सेज या नेचर की ब्यूटी को कंट्रोल करने के लिए, उनको पलूट से कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरत है कि उनको पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट इज़ टू इंश्योर हेल्दी लाइफ। जैसे भी हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि पोल्यूशन सिर्फ वो नहीं जो इन्वायरमेंट में हार्मफुल सब्सटेंस हो, बल्कि वो जिनका इफ़ेक्ट, डाइवर्स या नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ पे, हमारे लाइफ पे हो। मीन्स जैसे वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वाटर पोल्यूशन की वजह से पोल्यूटेड वाटर जब हमारे बॉडी में जाएगा तो लीवर की प्रॉब्लम्स या किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं। एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो पोल्यूटेड एयर हमारी लंग्स में जाएंगी तो हमें हार्ट की या लंग्स की डिजीज़ेस हो सकती हैं। तो इन पोल्यूशन की वजह से हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ को नई अलग अलग डिज़ीज़ से वो करना होता है। तो जब ये डिज़ीज़ हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेंगी तो और वो डिज़ीज़ हो किसकी वजह से नहीं है? पोल्यूशन की वजह से। तो अगर हमें इन डिजीज़ से बचना है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, एक हेल्दी लाइफ एग्जिस्ट करना है,
तो हमें इन पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट इज़ टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। पोल्यूशन की वजह से इनकन्वीनियंस या न्यूसेंस वगैरह क्रिएट होता है। ये पोल्यूटेड रिवर्स बिकम अनफिट फॉर स्विमिंग और फिशिंग। एयर पोल्यूशन कॉजेज आई इरिटेशन और कफिंग एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। वही चीज़ है कि एक हेल्दी लाइफ, जैसे हमने हेल्दी लाइफ वाला पॉइंट आपसे डिस्कस किया, तो एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए भी हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। कहने का मतलब कि ह्यूमन लाइफ के साथ साथ एनिमल की लाइफ भी पोल्यूशन से ख़राब हो रही है। भाई वो भी तो लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स दे ऑल आर लिविंग बींग्स। तो वो फ़िश वगैरह हैं, फ़िश हैं या जितने भी वाटर एनिमल्स हैं वो भी तो वाटर में रह रहे हैं। तो जब पोल्यूटेड वाटर है तो वाटर के अंदर जो भी एनिमल्स हैं वो उनकी भी तो हेल्दी लाइफ पोल्यूट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये जो पोल्यूटेड वाटर है ये स्विमिंग के लिए और फिशिंग के लिए अनकम्फर्टेबल है। तो एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए भी हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। ठीक है, इसमें इस पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे हमारे अलग अलग वो होते हैं एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो एयर पोल्यूशन में आप लिख सकते हैं कि जो बर्ड्स वगैरह हैं, बर्ड्स एयर में ही ऑक्सीजन लेंगी, उनके लिए एयर पोल्यूशन, पोल्यूटेड एयर उनकी लंग्स में जाएंगे तो उनको भी इफ़ेक्ट करेगी। मीन्स एनिमल्स के लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स के साथ साथ आप एनिमल्स के भी एग्जांपल्स एक दे सकती हैं। तो हमें अपने नेचर को भी बचाना है। हमें सिर्फ अपनी बॉडी, अपने डिजीज़ या अपनी हेल्थ के लिए नहीं, बाकी एनिमल्स, इंसेक्ट्स या बर्ड्स जो हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं उनको भी हमें इसमें इंक्लूड करना है। तो ये है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रोटेक्शन। अब एक बिजनेसमैन अपनी तरफ से कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएगा। आप सबको पता है ये पॉइंट की जो भी पॉइंट्स हैं वो आप अपने से इंक्लूड करिएगा। बाकी जो बुक में लिखी है वो भी हम आपको इन शॉर्ट बता दे रहे हैं कि एक बिजनेसमैन अपने आसपास के सराउंडिंग्स को या आसपास की लोकेलिटी को कैसे इन्वायरमेंट से पोल्यूट होने से कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है अपने इन्वायरमेंट को। सबसे पहले तो वो ये काम कर सकता है कि इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करें। इको फ्रेंडली मीन्स कि कम से कम पेपर का यूज़ करें, पेपर वर्क को कम कर दे। हाँ, और जो ट्रीज़ हैं उनको अपनी लोकेलिटी या सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को डेवलप करें। ठीक है, और जितनी भी प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं जो इको फ्रेंडली हैं उनको अडॉप्ट करें। सेकेंड थिंग इज़ कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हमने अलग रखा है उसको रीयूज़ करें, ताकि उसमें प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक पॉलीथीन्स या पेपर वगैरह उसी में रीयूज़ हो जाए, ताकि वो वेस्ट जो डंप किया जा रहा है लैंड पे वो डंप ना होकर देन सेकेंड चीज़ में वो रीयूज़ हो सके। तो जब वो जो वेस्ट है हमारा रीयूज़ हो जाएगा तो उससे लैंड की फर्टिलिटी हमारी कहीं ना कहीं बच सकती है कुछ हद तक। दूसरा पॉइंट ये है कि हम ये जो सेकेंड पॉइंट था रिसाइकलिंग, वही है रीयूज़, रिसाइकिल, उसको हम वेस्ट को बार बार करते रहें। इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट है उसको हम रिसाइकिल करके रीयूज़ दूसरे प्रोडक्ट में को बनाने में कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के एरिया में ट्रीज़ की प्लांटेशन कर सकें। टाइम टू टाइम जो हमारे बिज़नेस, हमारी कंपनीज़ या हमारी इंडस्ट्रीज़ के आसपास जो भी रिवर्स, लेक्स हैं उनकी हम अपने तरफ से बिज़नेस के उससे गवर्नमेंट की अभी ना इंक्लूड करके हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हमारे आसपास जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं उनको क्लीन करवाएं। टाइम टू टाइम न्यू ट्रीज़ का प्लांटेशन करवाएं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का भी यूज़ करें और कम से कम केमिकल्स का यूज़ करें। जिस हैवी केमिकल्स जो हार्मफुल हैवी केमिकल्स हैं उनको हम जिस प्रोडक्ट में बनाने में यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में हम कम से कम केमिकल्स का यूज़ करें। तो कहीं ना कहीं इनसे हमारा जो आसपास का एरिया है, इन्वायरमेंट है, वो प्रोटेक्ट हो सकता है पोल्यूशन से। इसमें और भी अगर आपको कोई पॉइंट्स लग रहे हों जो इंक्लूड कर सकते हैं तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ योर चैप्टर नंबर 6 हैज़ बीन कंप्लीटेड। बिजनेस एथिक्स ऑलरेडी आप प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। एथिक्स वर्सेस लॉ डिस्कस हो चुका है। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। जिसने अभी तक चैप्टर 6 के नोट्स नहीं प्रिपेयर किए हैं
go read it and prepare your notes of chapter number 6. Okay.